इंडिया की ब्रोकिंग इंडस्ट्री बंद होने वाली है? सिर्फ जुलाई से सितंबर एक ही क्वार्टर में 26 लाख एक्टिव इन्वेस्टर्स ने मार्केट छोड़ दी। लेकिन लॉस किसका हुआ? डिस्काउंट ब्रोकर्स का। ग्रो से 7 लाख क्लाइंट्स छोड़ गए, जीरोधा से 5 लाख, एंजल वन और अपस्टॉक्स भी मिला लो तो 7 लाख और इन्वेस्टर्स ने मार्केट छोड़ दी। इनफैक्ट ये क्लाइंट लॉस का प्रॉब्लम इतना बड़ा है कि जीरोधा जैसी कंपनी जिसने पिछले साल 8,000 करोड़ का रेवेन्यू किया था, इस साल 40% का लॉस प्रिडिक्ट कर रही है। तो सवाल ये है कि क्या इस रेगुलर मंथ ऑन मंथ लॉसेस की वजह से इंडिया में डिस्काउंट ब्रोकिंग बंद होने वाली है? अब इंडिया में डिस्काउंट ब्रोकिंग खत्म होगी कि नहीं, ये समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर इंडिया के ब्रोकर्स इतने बड़े लेवल पर कैसे पहुंचे। तो थोड़ा रिवाइंड करते हैं। 2010 में जब आपको स्टॉक खरीदना होता था तो ब्रोकर आपसे एक छोटा सा परसेंटेज चार्ज करता था, समवेयर अराउंड 0.5% से 1% तक। यानी कि अगर आपने मार्केट में 1 लाख रुपीस इन्वेस्ट किए हैं, उसमें से सीधा 1,000 रुपए तो ब्रोकर की जेब में। इन्वेस्टिंग वाज सुपर एक्सपेंसिव। लेकिन फिर एंट्री हुई जीरोधा जैसे प्लेयर्स की, जिन्होंने इंडिया की ब्रोकिंग इंडस्ट्री को पूरा बदल दिया। आप सिर्फ 20 रुपीस में ट्रेड कर सकते थे, इक्विटी डिलीवरी भी फ्री थी। इसने दरवाजे खोले उन ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए जो कि मार्केट में एंट्री करने का वेट कर रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा पिवट आया 2017 में, जब eKYC ने अकाउंट ओपनिंग को फुली डिजिटाइज कर दिया। तब तो डीमैट अकाउंट की जैसे बाढ़ ही आ गई। 2025 में 20 करोड़ इंडियंस ने अपना डीमैट अकाउंट खोल लिया और रिटेल पार्टिसिपेशन काफी मेन स्ट्रीम हो गया। लेकिन मार्केट में पैसा और बड़े ट्रेड्स स्टॉक्स की वजह से नहीं आए, FNO की वजह से आए। तो जब सेबी ने इंडेक्स ऑप्शंस को लॉन्च किया तो इंडिया का डेरिवेटिव्स मार्केट काफी बड़ा हो गया। स्मॉल लॉट साइज और अलग अलग इंडाइसेस पे डेली एक्सपायरी जैसे कन्वीनियंट ऑप्शंस की वजह से रिटेल ट्रेडर्स रेगुलर बेसिस पर FNO में ट्रेड करने लगे। और धीरे धीरे ये मार्केट इतना बड़ा हो गया कि अप्रैल 2024 तक इंडिया अकाउंटेड फॉर 60% ऑफ ग्लोबल इक्विटी डेरिवेटिव्स वॉल्यूम। 60%। और इसीलिए बाय 2024 सारे बड़े ब्रोकिंग हाउसेस का रेवेन्यू आ रहा था फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस से। अब इसमें गवर्नमेंट का भी फायदा था। अब चाहे आपका लॉस हो या फिर प्रॉफिट, आपको तो गवर्नमेंट को हर ट्रेड पर STT देना कंपलसरी था। अब अगर आप FY25 के बजट के डॉक्यूमेंट्स देखोगे तो गवर्नमेंट का STT का एस्टिमेटेड कलेक्शन हुआ है तकरीबन 55,000 करोड़ का। तो इस सारे इकोसिस्टम में सबका फायदा हो रहा था। ब्रोकर्स वो प्रिंटिंग मनी, गवर्नमेंट वाज प्रिंटिंग टैक्सेस और इन्फ्लुएंसर्स वो प्रिंटिंग व्यूज। लेकिन इस साल ये सारा ट्रेंड गायब हो गया। जीरोधा जैसी कंपनी अपने रेवेन्यू में इस साल 40% का ड्रॉप एक्सपेक्ट कर रही है। और ये सिर्फ जीरोधा के साथ नहीं, एंजल वन जिसका रेवेन्यू एक टाइम पर 423 करोड़ पर क्वार्टर टच कर गया था, वो गिर गया है टू 114 करोड़। लेकिन अचानक से हुआ क्या? लोग मार्केट छोड़कर भागने क्यों लगे? हुआ ये कि सेबी ने रियलाइज कर लिया कि लोग डेरिवेटिव्स मार्केट में ट्रेड नहीं बल्कि गैम्बल कर रहे हैं। तो 1 अक्टूबर 2024 को सेबी ने ऑप्शन ट्रेडिंग में कुछ नए चेंजेस अनाउंस किए। अब सबसे पहला चेंज था कि हर एक एक्सचेंज सिर्फ एक ही बेंचमार्क इंडेक्स की वीकली एक्सपायरी को ऑफर कर सकता है। NSE ने चूज किया निफ्टी 50 और BSE ने चूज किया सेंसेक्स। तो जो हाईली ट्रेडेड बैंक निफ्टी की वीकली ऑप्शन चेन थी, इट वाज डेड इन एन इंस्टेंट। ट्यूसडे फिन निफ्टी, वेडनेसडे बैंक निफ्टी और थर्सडे निफ्टी, ये एक कांस्टेंट गैम्बलिंग का लूप था। तो सेबी ने इसे कट करके 1 वीकली एक्सपायरी पर एक्सचेंज कर दिया। यानी कि अब NSE के ऑप्शन सिर्फ ट्यूसडे को एक्सपायर होते हैं और BSE के ऑप्शंस थर्सडे को। सेकंड, सेबी ने डेली एक्सपायरी का सिस्टम खत्म कर दिया। पहले हफ्ते के हर दिन किसी ना किसी ऑप्शन चेन का एक्सपायरी डे होता था। थर्ड, बैरियर टू एंट्री बढ़ा दिया। तो सालों तक आप FNO ट्रेडिंग में 5,000 से 10,000 रुपए तक लेकर आ सकते थे, लेकिन अब सेबी ने मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख कर दिया है। इसने इफेक्टिवली स्मॉल ट्रेडर्स को हटा दिया, यानी कि जो छोटी मोटी गैम्बलिंग करने आते हैं। यानी कि अगर अब आपके पास बड़ा कैपिटल नहीं है तो आप हाई स्टेक ऑप्शंस में पैसे इन्वेस्ट नहीं कर सकते। और फोर्थ, STT बढ़ा दिया, यानी कि ट्रेडिंग को और एक्सपेंसिव कर दिया।
और ट्रेडिंग से प्रॉफिट कमाना तो पहले ही मुश्किल था। अब इसमें ऐड कर दो बढ़ा हुआ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स। रिजल्ट 2025 के लास्ट क्वार्टर में F&O ट्रेडिंग के वॉल्यूम 60 to 70% से ड्रॉप हो गए, जिससे ब्रोकर की मैट्रिक्स पर भी इंपैक्ट पड़ा। लेकिन सवाल ये है कि सेबी, जो कि खुद F&O ट्रेडिंग से हजारों करोड़ों रुपए कमा रही है, उसने ऐसा डिसीजन क्यों लिया? तो इस पूरे सेटअप में गवर्नमेंट, सेबी, ब्रोकर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स सब भर भर के पैसा कमा रहे हैं, बट द ओनली वन हु इज नॉट मेकिंग मनी इज यू। जरा ये देखो, तो अगर आप इन सब ब्रोकर्स को देखोगे तो इनका मेजॉरिटी रेवेन्यू F&O से आता है। जीरोधा का 70%, एंजल वन का 84%, अपस्टॉक्स का 75% और 5 पैसा का 70%। और अगर आप इन सब को ऐड करोगे तो ये होता है 10,000 करोड़ से भी ज्यादा। अब आप गवर्नमेंट का रेवेन्यू देखो तो FY25 में गवर्नमेंट ने STT की फॉर्म में सिर्फ 53,000 करोड़ रुपीस कमाए हैं, और अगर आप इसमें कैपिटल गेन्स टैक्स भी जोड़ दो तो ये नंबर 1 लाख करोड़ से ऊपर चला जाएगा। अब बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की। भाई ये लोग तो F&O इन्वेस्टिंग से मोटा पैसा कमा रहे हैं। तो FY24 में F&O इन्वेस्टिंग में जितना प्रॉफिट हुआ उसका 90% प्रॉफिट इन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने कमाया है। अब F&O ट्रेडिंग में एक ही तरह का इन्वेस्टर पैसे नहीं बना रहा, और वो है रिटेल इन्वेस्टर। अगर आप FY22 और 24 के बीच में देखोगे तो 1 करोड़ इंडिविजुअल ट्रेडर्स में से 93% ने लॉस बुक किया, और एवरेज लॉस था 2 लाख रुपीस पर ट्रेडर। सिर्फ 1% ऐसे ट्रेडर्स थे जिन्होंने अपने ट्रेड पर 1 लाख रुपए से ज्यादा प्रॉफिट बुक किया। एग्रीगेट लॉसेस इन 3 सालों में 1.8 लाख करोड़ रुपीस थे। तो फाइनली सेबी का लॉजिक एकदम सिंपल था। सेबी को समझ आ चुका था कि इंडियंस आज वेल्थ क्रिएशन नहीं, वेल्थ डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, और इस पूरे सेटअप में सिर्फ वही लोग पैसा कमा रहे हैं जिनके पास ऑलरेडी काफी पैसा है। तो सेबी को लगा कि अब तो कुछ करना पड़ेगा, और सेबी ने किया, नए रूल्स को इंट्रोड्यूस कर। अब इन रूल्स के आने के बाद इंडिया के ब्रोकिंग हाउसेस का मेजॉरिटी रेवेन्यू पिलर टूट गया। वेल, डिड दिस मीन कि इंडिया की ब्रोकिंग इंडस्ट्री खत्म होने वाली है? वेल, नॉट रियली। ये कंपनीज पैसे के ढेर पर बैठी हैं। ये मरने वाली नहीं, ये बदलने वाली हैं। अब शायद आपने नोटिस किया होगा कि कुछ महीनों से ये सारी कंपनीज नए नए फीचर्स ला रही हैं। जैसे जीरोधा ने लॉन्च किया LAS, यानी कि लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज, ताकि इन्हें एक और ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम मिले वाया लोन्स। एंजल वन अब इंश्योरेंस एजेंट और लोन डिस्ट्रीब्यूटर बन गया है। ग्रोथ स्टॉक्स के साथ साथ म्यूचुअल फंड्स और UPI पे भी फोकस कर रहा है, और मोतीलाल जैसे प्लेयर्स तो पहले ही वेल्थ मैनेजमेंट में शिफ्ट हो चुके हैं। और इन सब चेंजेस का शायद ये भी मतलब है कि अपने F&O के लॉसेस को कवर करने के लिए ये सारे ब्रोकर्स आपसे एक्स्ट्रा चार्ज लेना स्टार्ट कर दे, जैसे कि प्लेटफॉर्म फीस, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, टेक फीस। ये सब शायद वापस आ सकता है। आपको क्या लगता है? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। प्लीज हिट दैट बेल आइकन।